You are currently the only person in this conference. Good morning, everyone. This is a trolley or cart and a simple pendulum is hanging with vertical. If trolley is given an acceleration a towards right, if trolley is given an acceleration a towards right, find the maximum angle made by the string with vertical. बाद ये मैक्सिमम कितना एंगल बनाएगा ये अपने को निकालना है। चलिए ट्राई कीजिए। कौन कौन लोग क्लासेस नहीं अटेंड किए? रेज योर हैंड। बस एक कल हमको 14 या 15 बच्चे ही क्लास में दिखे। क्यों? कल पता था ना क्लास है। अभी 16 बच्चे ही हैं अभी क्लास में। बाकी बच्चे आजकल टाइम से ज्वाइन नहीं कर रहे या फिर क्लास ही नहीं अटेंड कर रहे। कल आप लोग को पता था ना क्लास है। हमने ग्रुप में भी पोस्ट किया था, 2 दिन पहले भी बताया था क्लास है।
What is the answer for this one? इस तरह का एक क्वेश्चन हम लोग ने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में किया था, याद है किसी को? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में ऐसा एक क्वेश्चन किया गया था कि जब हम इसको ए से एक्सेलरेट करते हैं तो ये कितना एंगल बनाएगा, ऐसा। वहां पर ये मैक्सिमम एंगल वाली बात नहीं थी, मैक्सिमम एंगल नहीं था वहां सिर्फ एंगल कितना बनाएगा ऐसा बात था। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में नॉन इनर्शियल फ्रेम जिस दिन कराया गया था उस दिन ये क्वेश्चन था। और हम लोग ने एंगल भी निकाला था, ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा। और यहां पर अगर हम लोग थीटा निकालना चाहें तो tan इनवर्स ए बाई जी ऐसा आता था। लेकिन उस दिन भी हमने हिंट किया था कि बॉब विल परफॉर्म एसएचएम, और वो थीटा नॉट जो हम लोग निकाल रहे हैं वहां नहीं रुकेगा, इट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप देयर। वही क्वेश्चन यहां पर रिपीट हो रहा है। एनीवन गॉट द आंसर? तो देखो इसका जो आंसर है वो होता है 2 टाइम्स tan इनवर्स ए बाई जी, जस्ट डबल ऑफ दैट। ये जो हमने उस क्वेश्चन को जो किया था उसका जो एंगल आया था उसका जस्ट डबल। अब इस चीज को रिलेट किया जा सकता है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से। अगर एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को हम लोग ध्यान में रखें तो ये हमारा एक स्प्रिंग है और ये हमारा ब्लॉक है। जब इसको रिलीज करते हैं स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर होता है, इसमें जो एक्सपेंशन होता है वो होता है 2mg/k, और ये एग्जैक्टली उसका डबल है जहां पर नेट फोर्स 0 होता है mg/k। मैक्सिमम एक्सपेंशन जस्ट इसका डबल होता है। और हमने बताया था चूंकि इस पोजीशन पर बॉडी की वेलोसिटी 0 नहीं हो पाती तो उसको ओवरशूट करता है और कहीं जाके यहाँ पर उसकी वेलोसिटी 0 होती है। ये डिस्कशन हमने कर लिया। सिमिलरली अगर हम ट्रॉली को रेट करते हैं और बॉब को बिल्कुल फ्री छोड़ते हैं तो बॉब इस पोजीशन पर आके इक्विलिब्रियम में तो आ जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी। वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए वो इसको ओवरशूट करके एग्जैक्टली इतना ही एंगल ऊपर जाएगा। और ये उसका एक तरीके से एक्सट्रीम पोजीशन होगा। और जो बॉडी है वो इस मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा।
यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ तक जाएगा, और ऐसे ऐसे ऑसिलेशन इसका होता रहेगा। अगर ये थीटा नॉट है तो ये भी थीटा नॉट होगा, और थीटा नॉट हमारा tan इनवर्स A/G, ये हमने पहले से निकाला हुआ। इसका डबल टोटल एंगल बताना पड़ेगा वर्टिकल से, तो ये डबल हो जाएगा। लेकिन पॉइंट ये है कि इसका प्रूफ क्या है। तो हमने प्रूफ बताने से पहले ही इसका आंसर इसलिए बता दिया है कि हो सकता है प्रूफ ना समझ है, लेंदी कैलकुलेशंस हो, और हमको हर बार इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर एक प्रूफ हमको मिल चुका है स्प्रिंग ब्लॉक में, ये दूसरा प्रूफ हम बताने जा रहे हैं। इसी के पैरेलली हमने कल भी एक क्वेश्चन कराया था कॉन्टैक्ट लूज करने वाला। तो हर समय एक ही बात हम लोग ध्यान में रखेंगे कि जहां पर नेट फोर्स 0 होता है उसके डबल से बॉडी आगे जाता है। मैक्सिमम सिचुएशंस में ये चीज हमारी कैरी फॉरवर्ड होती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा ट्रॉली एक्सेलरेट कर रहा है, इसलिए ग्राउंड फ्रेम से इसको सॉल्व करना समझदारी नहीं होगी। तो हम लोग इसमें बैठ जाएंगे और बैठ के इस पेंडुलम पर लगने वाले फोर्सेस के बारे में सोचेंगे। तो एक तो mg का फोर्स है, एक स्यूडो फोर्स लगेगा जो कि ma ऐसा लगेगा, और तीसरा टेंशन है। और इस तरह का क्वेश्चन आपको कराया गया है। अगर ये उसका एक्सट्रीम पोजीशन है जहां तक वो जा रहा है, और इसको मैंने अल्फा ले लिया, लेट्स से दिस इज अल्फा, तो पूरे टाइम स्यूडो फोर्सेस पर इसी तरह से लगता रहेगा। और इफ यू रिमेम्बर, ऐसा क्वेश्चन वर्क में हम लोग ने किया हुआ है। ये देखो, दिस वाज द सेम फोर्स, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी हमने mg ही लगाया था दिस। तो जैसा ये पूरा वर्डन हमने निकाला था, वही काम यहाँ पर हमारा रिपीट हो रहा है, एग्जैक्टली द सेम। तो अब तीन फोर्सेस हैं, एक टेंशन, एक ma और एक mg। यहाँ पर हम एनर्जी कंजर्वेशन यूज नहीं करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करना चाहते हैं। तो वर्क डन बाई टेंशन ये 0 होता है। अगर यहाँ तक गया है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट कितना ऊपर गया है ये अपने को देखना पड़ेगा, एंड दिस हाइट इज आवर मेन कंसर्न, एंड दिस हाइट इज नथिंग बट इक्वल्स टू l, और ये भी l है, तो l माइनस एल कॉस अल्फा, वर्क डन बाई ग्रेविटी इज इक्वल टू माइनस mgl1 माइनस कॉस अल्फा, एंड वर्क डन बाई स्यूडो फोर्स, ये हमको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो फोर्स है ये स्यूडो फोर्स है। हम नॉन यूनिवर्सल फ्रेम से बात कर रहे हैं, नॉन यूनिवर्सल फ्रेम में स्यूडो फोर्स दिखाना पड़ेगा, ma इज द स्यूडो फोर्स। और हम इसके कारण भी वैसे ही वर्डन निकालेंगे जैसे हम बाकी फोर्सेस के कारण निकाल रहे हैं। हम ये कंसिडर नहीं करेंगे कि एक स्यूडो फोर्स है तो इसके कारण वर्डन काउंट नहीं करना है, डेफिनेटली वी हैव टू काउंट। और इसके कारण जो डिस्प्लेसमेंट है वो एल साइन अल्फा है, तो mg और अदर ma इंटू एल साइन अल्फा, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होने की वजह से ये हमारा होगा। वेलोसिटी यहाँ पर भी 0 थी, और वेलोसिटी यहाँ पर भी 0 होगा क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन है। तो यूजिंग वर्क एनर्जी थियरम, WET वर्क एनर्जी थियरम, नेट वर्क डन दैट इज माइनस mgl 1 minus cos alpha plus work done by pseudo force MAL sin alpha, that is equals to 0, change in kinetic energy 0। अब m ये भी दोनों से गायब हो जाएगा, l
ये दोनों से गायब हो जाएगा। अब बचेगा क्या? बचेगा हमारा a साइन अल्फा इज इक्वल टू G1 माइनस कॉस अल्फा। और यहां से a साइन अल्फा इज इक्वल टू G, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा होता है। उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके यहां पर लिख दिया। और साइन अल्फा को 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 भी लिखा जा सकता है। 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 ये लिख सकते हैं। G इंटू 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 ऐसा लिख दिया। अब देखेंगे ये 2 का टर्म दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन अल्फा बाई 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 में एक साइन अल्फा बाई 2 कैंसिल आउट होगा। और tan अल्फा बाई 2 कॉस इधर है, साइन उधर है, tan अल्फा बाई 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू a बाई g। दिस इंप्लाइज अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स a by g, and finally alpha is equals to twice of tan inverse a by g। तो ये 2 टाइम्स जो आया ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। अगर हमसे पूछा जाता स्लोली इस कार्ड को मूव कर रहे हैं और पेंडुलम धीरे धीरे आके अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रीच कर चुका है एंड द पेंडुलम इज एक्सेलरेटिंग विद द कार्ड, तब हमारा आंसर tan इनवर्स a by g होता है, जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में किया है। उसमें पेंडुलम ऑसिलेट नहीं करता है, पेंडुलम सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर खड़ा रहता है। लेकिन अगर हम इसको सडनली एक्सेलरेट कर रहे कार को, तो ये एक जगह पर जाके रुक नहीं पाएगा, ये ऑसिलेट ही करेगा और उस समय मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 2 थीटा नॉट ही होगा। तो दोनों क्वेश्चन में एक बेसिक डिफरेंस है, और वो बेसिक डिफरेंस और आंसर में भी बेसिक डिफरेंस है, वो हमको समझ में आना चाहिए। और डबल होता है, अगर इतना भी ध्यान में रख सकते हो तो भी ये सब कैलकुलेशन इग्नोर कर सकते हो। जो बच्चे फिजिक्स अच्छा पढ़ते हैं उनके लिए क्वेश्चन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि स्यूडो फोर्स के कारण वर्डन शायद उन्होंने कभी किसी क्वेश्चन में कैलकुलेट किया हो। करवाया था कोई भी क्वेश्चन ऐसा जिसमें स्यूडो फोर्स के कारण वर्डन हो? मल्हार? नहीं सर। स्यूडो फोर्स के कारण वर्डन का कोई क्वेश्चन कराया था वो लोग? नहीं कराते एक्चुअली। तो ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि हमको स्यूडो फोर्स के कारण भी वर्डन काउंट करना पड़ सकता है अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व कर रहे हैं। तो वर्डन एंड एनर्जी। सर जो आपने उसमें स्लोली एक्सेलरेट करके जो एंगल बोला था वो वैसे क्यों होगा? स्लोली का मतलब ऐसा सोचो ना कि उसको जब वो मेन पोजीशन से यहां तक आ रहा होगा तो हमने उसको ऐसा पकड़ के लेके आ रहे हैं, उसमें वेलोसिटी आने नहीं दे रहे। स्लोली लेके आने का मतलब ये होता है कि कोई एक्सटर्नल एजेंट है जो उसको एक्सेलरेट करने से रोक रहा है, बस वो जहां जाना चाहता है वहां तक पहुंचाने के लिए। एक पेन है, छोड़ देंगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, लेकिन अगर तुम हाथ से लेके इसको नीचे आओ तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी? नहीं। तो ये हुआ स्लोली मूवमेंट। हमारा हाथ क्या कर रहा है? इसको एक्सेलरेट होने से रोक रहा है, इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से लाने दे रहा है, एक तरीके से कहो तो। नहीं तो हम अगर इसको छोड़ दें तो ये तो वेलोसिटी में आ जाएगा, इसके पास वेलोसिटी होगी, लेकिन जब हम लेके आ रहे हैं तो इसके पास वेलोसिटी नहीं है। हम जब लेके जा रहे हैं तो वेलोसिटी नहीं है। तो ये जो स्लोली मूवमेंट की बात कभी भी आती है तो उसका मतलब यही होता है कि
एक्सेलरेशन को जीरो करना है, मतलब कोई एक्सटर्नल एजेंट इसके ऊपर इतना ही फोर्स लगाएगा ताकि ये आके स्लोली यहां तक आए, और चूंकि यहां पर नेट फोर्स बैलेंस हो जाएगा तो यहीं पर रुक के रह जाए। दिस इज द मीनिंग ऑफ स्लोली मूवमेंट। हम पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो इस सब बातें वहीं पर हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कल हमने कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स, इस पर अपने को कुछ कुछ और बातें समझनी होती हैं, तो वो देखो एक बार। पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स, और ये जब भी हम बताते हैं तो हम किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स को लेकर नहीं बताते, तो ये जो भी बात हो रही है ये इन जनरल ट्रू है, ट्रू और वैलिड फॉर एवरी कंजर्वेटिव फोर्स, ऑलवेज वैलिड सिचुएशन एक तरीके से समझो ये। तो जिन लोगों को ये सारी बातें थोड़ी थोड़ी भी आज समझ में आ जाएंगी, उनके लिए आगे का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। उन्हें पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पहला स्टेटमेंट जो आपको बताया वो था डेल्टा यू इक्वल्स टू नेगेटिव ओवर डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, और इस रिजल्ट को यूज करके हम किसी भी दो पॉइंट पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, लाइक इंटीग्रल ऑफ एफ कॉन डॉट डी आर R1 टू R2। बट ये जो फॉर्मूला है जिसमें हमारे पास एफ कंजर्वेटिव फोर्स, ये हमारा नोन फोर्स है, दिस इज नोन, और ये डेल्टा यू हमारा होता है अननोन। लेकिन कभी कभी सिनेरियो चेंज होगा, कभी कभी हमको पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन गिवन होगा और कंजर्वेटिव फोर्स ही पता नहीं होगा। उल्टा हमको पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन दे दिया गया है और हमको एफ कॉन का ही वैल्यू नहीं दिया गया, तो एफ कॉन को पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन से कैसे निकालेंगे? ये हमारा जस्ट रिवर्स ऑफ द इंटीग्रेशन, एंड दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। उसके लिए कॉन्सेप्ट यूज होता है एफ कॉन इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। इसमें हमारा u नोन है और f अननोन है। बिल्कुल उसी तरीके से जो किसी चीज का डिफरेंशिएटेड वैल्यू पता हो तो इसी को अगर एक्सटेंड करेंगे तो f कॉन डॉट डी आर इंटीग्रेशन, ये हमारा डेल्टा यू बन जाएगा। ये चीज हम यहीं से देख सकते हैं, डी यू लेके जाएंगे माइनस डी यू को इंटीग्रेट करेंगे तो डेल्टा यू। तो बेसिकली ये इसी से ये रिजल्ट आया है, लेकिन ये कब यूज करना है? जब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन दिया हुआ हो, u is given as a function। now डिपेंडिंग क्वेश्चन के अनुसार ये f जो है वो x का फंक्शन हो सकता है, r का फंक्शन हो सकता है, और मल्टीपल वेरिएबल का भी फंक्शन हो सकता है। पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन जो है वो हमेशा x का फंक्शन हो, कोई जरूरी नहीं है। अगर x का फंक्शन होगा, अगर x का फंक्शन होगा तो हम लोग उसमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। सपोज u इज अ फंक्शन ऑफ x, तो उस केस में अगर हमको फोर्स निकालना हो तो माइनस डी यू बाई डी एक्स करेंगे, और एक बार डायरेक्शन, ये जो फोर्स है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्ट क्या करेगा, तो यहां पर डिफरेंशिएट करने के बाद अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आता है फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, तो इफ दिस इज पॉजिटिव, इसका मतलब ये हुआ कि फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। और अगर ये निगेटिव हुआ तो ये हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस।
लेकिन एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही ये फोर्स लगेगा बिकॉज ये एक्स का फंक्शन है। अगर ये वाई के लॉन्ग हो, अगर वाई का फंक्शन होता तो ये वाई के लॉन्ग लगता है। पॉजिटिव मतलब फॉरवर्ड, नेगेटिव मतलब बैकवर्ड। तो इस तरीके से हमको पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स का एक्सप्रेशन मिलना चाहिए। अब बहुत बार क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया जाता है। एक क्वेश्चन मल्हार ने पोस्ट किया था, उस क्वेश्चन को एक बार अभी डिस्कस करना ज्यादा सही है, क्योंकि उसका कंटेक्स्ट अभी समझ में आएगा जिन बच्चों ने उस दिन नहीं समझा था। ये है वो क्वेश्चन, एक मिनट, ग्रुप में ऑलरेडी वो क्वेश्चन पोस्टेड है, इसका सॉल्यूशन उन्होंने भेजा था। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, और 2 माइनस 2x प्लस 5x स्क्वायर। दिस इज जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही क्वेश्चन, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्कस हुआ है, इसलिए इसी से हम स्टार्ट करते हैं। 2 माइनस 20x प्लस 5x स्क्वायर, इस तरीके से एक पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन हम लोग को गिवन है। कर रहा है a particle is moving on x-axis has potential energy this. The particle is released at x is equals to minus 3. Particle is released at x is equals to minus 3. माइनस 3 पर इसको रिलीज किया गया। The maximum value of x, the maximum value of x, जिसमें वो बॉडी जा पाएगा, ऐसा क्वेश्चन है। वैसे तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, और मैं एक दो और क्वेश्चन को एक्सपेंड करूंगा, लेकिन सबसे पहली बात कि अगर हम इस पोटेंशियल एनर्जी की कोरस्पॉन्डिंग कंजर्वेटिव फोर्स निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे? इसको माइनस डी यू बाई डी एक्स करना पड़ेगा। ये माइनस को कभी छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये माइनस हर बार आएगा। तो माइनस, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस 20x का डिफरेंशिएशन 20 प्लस 5x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 10x, तो कायदे से इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो 20 माइनस 10x आएगा। दिस इज द इंस्टेंटेनियस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, एंड डेफिनेटली एज द x चेंजेस फोर्स आल्सो चेंजेस। अगर हम मानते हैं कि कहां पर ऐसा पोजीशन है जहां पर फोर्स 0 हो जाएगा, लेट्स अज्यूम दिस, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो ये कहां पर 0 हो जाएगा? तो एफ कॉन, इसको अगर तुम इक्वेट करो तो ये हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 2। एफ कॉन इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 पर फोर्स 0 हो जाएगा। और थोड़ा सा इस सिचुएशन को एक्चुअल में रियलाइज किया जाए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा -3 है जहां से बॉडी को रिलीज किया गया, और ये वो 2 पोजीशन है जहां पर फोर्स 0 हो रहा है। दिस पॉइंट इज फोर्स 0। अब 2 से पहले कोई भी पॉइंट, खास करके -3 से रिलीज किया गया है, तो -3 के बारे में ही एक बार सोचते हैं। यहां से रिलीज किया गया तो वेलोसिटी 0 है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर x का वैल्यू अगर हम -3 डाल दें, जस्ट पुट द वैल्यू -3, ये हमारा 20 माइनस 10x, ये एफ कॉन का वैल्यू आया था। एफ कॉन जो है वो हमारा 20 माइनस 10x है। अगर x की जगह -3 डाल देंगे तो 20 माइनस 10 इंटू -3, ये हो जाएगा 50, और प्लस, ये प्लस इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब बॉडी के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो डेफिनेटली इस बॉडी को इधर ही आना पड़ेगा, इधर नहीं जा सकता।
और जब ये यहां पर आ रहा है व्हेन द बॉडी इज कम एट द मिड पॉइंट, इसके ऊपर फोर्स हो जा रहा है 0। लेकिन -3 से 2 तक आते आते इट इज गेटिंग एक्सेलरेटेड, एक एक्सेलरेशन है। Maybe that acceleration is variable, but the body is accelerating from -3 to 2. We can directly see from this expression. x का वैल्यू 2 से छोटा कोई भी डाल दो तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, मतलब बॉडी एक्सेलरेट कर रहा था। और इस पोजीशन पर वेलोसिटी 0 नहीं रहेगी, इसलिए यहां पर ये रुक नहीं पाएगा। फिर से वही बात हो गई, ये वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है जहां पर नेट फोर्स 0 है। इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितने दूर पहले से इसको छोड़ा गया था? 5 यूनिट्स, 5 यूनिट पहले इसको छोड़ा गया था। एग्जैक्टली 5 यूनिट आगे तक ये जाएगा और 2 + 5 ये हो जाएगा 7, और यही तक आके ये फिर से रुकेगा। फिर क्योंकि 2 से जैसे ही ये आगे जाएगा, जैसे कोई वैल्यू ले लो 3, 4, 5, 6, 7, तो एफ कॉन का जो वैल्यू है, अगर एक्स का वैल्यू 3 पुट करोगे तब भी, 4 पुट करोगे तब भी, 20 - 10 इंटू लेट से 7 पुट कर दो, ये -50 आ जाएगा। यानी कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए बॉडी का रिटार्डेशन होगा। और ये जो वेलोसिटी जो 0 नहीं हुई थी, ये यहां जाके 0 हो जाएगी, इससे आगे बॉडी जा नहीं सकता। और यहां पर आने के बाद फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये रुक भी नहीं सकता, यहां पर ये वापस आएगा, फिर से मेन पोजीशन को क्रॉस करेगा, फिर से वेलोसिटी 0 नहीं होगी, फिर से इसको ओवरशूट करेगा। एंड व्हाट एग्जैक्टली हैपन, इट विल कीप ऑसिलेटिंग अबाउट x = 2। तो ये जो पूरा मोशन है, दैट इज अगेन काइंड ऑफ ऑसिलेटरी। तो अगर हम जिस तरह से हमने पहला सॉल्यूशन आपको बताया था, अगर हम वैसे नहीं भी जाए, सिर्फ इतना जान जाए कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से जहां से रिलीज किया गया है उतना ही डिस्टेंस आगे तक भी जाता है, तभी हमारा आंसर हो चुका है। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है कि तो जैसे हमने कहा कि एनर्जी कंजर्वेशन से भी इसको किया जा सकता है। अब इसको हमने इक्वल होगा, ये हमने 2-3 एग्जांपल से प्रूव कर दिया है। बट एनीवन वांट टू अगेन सॉल्व दिस कि नहीं सर, हम इसको सॉल्व करके ही निकालना चाहते हैं, कोई बात नहीं। टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट एंड टोटल एनर्जी एट दैट पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा। ये कोई जनरल पॉइंट है, मान लो x, तो टोटल एनर्जी एट -3, टोटल एनर्जी एट -3 में हमारा सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी आएगा, काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, दिस काइनेटिक एनर्जी 0। सिमिलरली टोटल एनर्जी एट x, जो एक्सट्रीम पोजीशन है, वहां पर भी काइनेटिक एनर्जी को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्सट्रीम पोजीशन है, उससे आगे नहीं जाने का बात है, वहां भी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी आएगा। अब दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है, तो इसमें -3 डाल देंगे तो हमारा -3 वाले पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। x तो ऑलरेडी गिवन ही है, यानी कि इस पूरे वैल्यू को हम x = -3 जो वैल्यू है उसके साथ इक्वेट कर दें। दैट मीन्स 2 - 20 into 3, sorry, -3 प्लस 5 into -3 का स्क्वायर, ये जो भी वैल्यू आएगा उसको 2 - 20x प्लस 5x स्क्वायर इसके साथ इक्वेट कर देंगे। इसके साथ अगर इसको इक्वेट कर देंगे तो x के दो वैल्यूज आएंगे, एक -3 और जो दूसरा वैल्यू आएगा +7। यही हमारा मैक्सिमम x का वैल्यू हो जाएगा जो हमने उस दिन बताया था। तो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन पर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कभी कभी। पहले क्या ये पूरा बात समझ आया? क्लियर है ये? क्लास से 20 बच्चे हैं, किसी को भी समझ नहीं आया?
अच्छा, ओके, चलिए अच्छी बात है। पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन पर और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे किसी बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है x-2 होल स्क्वायर प्लस 20 and body is released from x is equals to 5, find the maximum kinetic energy और मैक्सिमम स्पीड दोनों पूछा जा सकता है। ये दोनों के लिए अपने को, स्पीड के लिए तो अपने को मास की भी जरूरत पड़ेगी, काइनेटिक एनर्जी के लिए मास की जरूरत नहीं पड़ेगी। मास अगर चाहो तो मास ले लो 1 kg, कोई दिक्कत नहीं है। बॉडी का मास 1 kg है। फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और स्पीड ऑफ बॉडी इन सबसेक्वेंट मोशन। चलिए ट्राई कीजिए इसको। हुआ। ये क्वेश्चन का नहीं होना इस बात को प्रूव करता है कि तुम लोग को सच में ये कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया गया है। बताओ क्या है आंसर। 9 जूल। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, राइट। और हाँ, मैक्सिमम स्पीड अगर पूछे तो कितना होगा?
सर वो इंटीग्रेट करना वो भी है, एक मिनट। इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सर एक्सेलरेशन का फंक्शन निकाला और फिर उसमें अरे बाप रे बाप, तुमको वर्क एनर्जी सिखाया गया है इंटीग्रेशन को अवॉइड करने के लिए। तुम फोर्स मेथड कर रहे हो, इसका मतलब तुम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और काइनेमेटिक्स यूज कर रहे हो, तुम वर्क एनर्जी नहीं यूज कर रहे हो। ये दिक्कत है। इस क्वेश्चन में कहीं इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ध्यान से, आंसर हो सकता है करेक्ट हो, बट तुम्हारा मेथड बहुत लेंदी है। हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन दिया गया है। अगर हम चाहें तो तुरंत फोर्स का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि x का फंक्शन है, इसलिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा -2 इंटू एक्स माइनस टू, और x माइनस टू ब्रैकेट के अंदर का डिफरेंशिएशन भी यही होगा। 20 का डिफरेंशिएशन वैसे ही 0 होना है। I can be written as 4 minus x। ये हमारा फोर्स का एक्सप्रेशन हो गया। और बॉडी को कहां से रिलीज किया गया? 5 से। तो फिर से इसको थोड़ा रियलाइज करने की जरूरत है। ये है ओरिजिन, ये है 4 और ये है 5। सर वो 4 - 2x होगा ना? क्या? 4 - 2x। सॉरी 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 सॉरी, गड़बड़ लिख रहे हैं ना। ये 4 - 2x होगा ना। क्या लिख दिए थे? 4 - x लिख दिए थे क्या? 4 - 2x, ठीक है। अब इसको एक बार 0 से इक्वेट कर लेते हैं। क्यों 0 से इक्वेट करना है? ये चीज समय के साथ तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा कि 0 से इक्वेट करना का मतलब होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालना, जहां पर फोर्स 0 है। और ये आ रहा है x इज इक्वल टू 2। तो 4 की जगह हम 2 दिखाए तो ज्यादा अच्छा है। 5 से बॉडी को रिलीज किया गया है और 2 कहीं यहां पर होगा। ओके, यहां पर बॉडी बनाओ और रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तो v0। लेकिन इस x इज इक्वल टू 5 पर फोर्स कैसा लगेगा? तो हमारे पास फोर्स का एक्सप्रेशन ही ये है फोर्स का एक्सप्रेशन। मैं इसको यहां लिख लेता हूं, F is equals to 4 - 2x। Now if you simply put the value of x as 5, तो 4 - 2 into 5 ये हो जाएगा -6 न्यूटन। माइनस मतलब नेगेटिव डायरेक्शन। ये इतना सब हम इसलिए कर रहे हैं कि तुम लोग को थोड़ा बहुत समझ में आए। ऐसे शांत शांत पड़े हुए हो तुम लोग, ये सब करने का सोल्यूशन में जरूरत नहीं है। वी डोंट नीड दिस। सोल्यूशन तो एक लाइन में ही हो जाता है। तो यहां पर वेलोसिटी 0 है, और यहां से जैसे जैसे बॉडी आएगा इस पोजीशन तक, तो बॉडी में एक्सेलरेशन होगा। और इस पॉइंट पर नेट फोर्स 0 है, लेकिन वेलोसिटी 0 ना होने की वजह से ये रुकेगा नहीं। और कितना डिस्टेंस इसने मूव किया है? 3 यूनिट्स। तो एग्जैक्टली ये 3 यूनिट्स ही और आगे जाएगा। मतलब मैक्सिमम और मिनिमम एक्स वैल्यू अगर इसी क्वेश्चन में हम पूछ देते तो ये -1 होता। पूछा जा सकता है, सेम क्वेश्चन हो जाता अगर मैं पूछता कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा इसमें, तो ये -1 है। ये हमने कुछ देर पहले इसको प्रूव किया है, तो मैं दोबारा इसमें नहीं जाना चाहता। अब इस क्वेश्चन की बात है। ये भी हम लोग को पता है कि 2 से जैसे ही बॉडी ओवरशूट करेगा तो फोर्स के एक्सप्रेशन में 2 से छोटा कोई भी वैल्यू डाल दो, 1, 0, -1, 0 भी डाल दो, -1 डाल दो, 4 - 2 इंटू -1, ये हो जाएगा 4 + 2 दैट इज 6 न्यूटन। और ये पॉजिटिव है, यानी कि इस इंटायर मोशन के दौरान फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में लगेगा। और फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में लगने की वजह से बॉडी में रिटार्डेशन होगा। बॉडी जा इधर जरूर रहा है,
लेकिन उसमें एक रिटार्डेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जाके बॉडी रुकेगा। और कहाँ रुकेगा? -1 पर। ये प्रूव हो चुका है। तो जैसे ही बॉडी ने इस पॉइंट को ओवरशूट किया, बॉडी में रिटार्डेशन लगने लगा। यहां से यहां एक्सेलरेट हो रहा था, यहां से यहां रिटार्ड हो रहा है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये जो पोजीशन है, यहीं पर बॉडी की वेलोसिटी मैक्सिमम है। बॉडी हैज मैक्सिमम स्पीड at x is equals to 2. In general, at equilibrium position, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ही बॉडी की स्पीड मैक्सिमम होगी। अब कितनी होगी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो कैसे निकालें? तो एनर्जी कंजर्वेशन हमारे पास इसी दिन के लिए है। जहां से उसको छोड़ा गया है उस पॉइंट पर टोटल एनर्जी, इस पॉइंट का नाम मैं नाम देता हूं ए और इस पॉइंट का नाम देता हूं बी। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, इसमें काइनेटिक एनर्जी का टर्म होगा जो कि 0 के बराबर है। पोटेंशियल एनर्जी का टर्म होगा 5 पुट कर दो, तो 5 - 2 का स्क्वायर प्लस 20। टोटल एनर्जी एट बी, ये हमारा अगेन बी पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो के मैक्स प्लस एक्स का वैल्यू 2 पुट कर देंगे, पूरा टर्म 0 हो जाएगा। बेसिकली काइनेटिक एनर्जी वही मैक्सिमम होगा जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, चाहे उसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कह दें या डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन से सोच सकते हो। ये जो पूरा फंक्शन दिया हुआ है, इसका मिनिमम वैल्यू कहाँ होगा, क्या होगा? एक तो है कि मैक्सिमम मिनिमम लगा दें, दूसरा डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि ये टर्म स्क्वायर है, तो इसका मिनिमम वैल्यू 0 से छोटा नहीं हो सकता। मिनिमम वैल्यू हो सकता है 0, और ये +20 तो अपना वैल्यू लेके रहेगा, इसलिए u का मिनिमम वैल्यू 20 है, और वो यहां से भी दिख रहा है, u का मिनिमम वैल्यू 20 है। तो जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम वैल्यू लगी, वहीं पर काइनेटिक एनर्जी अपना मैक्सिमम वैल्यू लगेगा, क्योंकि टोटल एनर्जी कांस्टेंट। बस इसी को सॉल्व करना है। के मैक्स प्लस 20 इज इक्वल टू, यहां पर 5 - 2 दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 20 विल गेट कैंसिल्ड, और यहां से के मैक्स 9 आ जाएगा। हाफ एम बी स्क्वायर से अगर इक्वेट कर दोगे तो स्पीड भी आ जाएगी, एम का वैल्यू 1 दिया है, तो यहाँ से v हमारा √18 3√2 मीटर पर सेकेंड। बहुत सारे लॉजिक हैं, कोई एक लॉजिक भी समझ आ जाए तो बहुत है। पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन देने के बाद हम फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स जहां पर 0 होगा उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। वेलोसिटी उसी पोजीशन पर मैक्सिमम होगी, और उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी अपना मिनिमम वैल्यू लेगा। अगर यहां पर इसको रिलीज ना करके किसी वेलोसिटी से छोड़ा गया होता, तब भी कहानी यही चलती। तब हम स्टार्टिंग पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी को 0 किए हैं, सिर्फ इसको चेंज कर देना पड़ता। ये जो के 0 है, इसको 0 ना लेते। फॉर एग्जाम्पल 5 पर बॉडी को 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से थ्रो किया गया, ऐसा भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। तब उस काइनेटिक एनर्जी को 0 ना लेके हाफ एम बी स्क्वायर करना पड़ेगा। बाकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वही होगी जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। ये तो हमेशा से इस बात को कैरी फॉरवर्ड करना था, मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि टोटल एनर्जी में दो ही टर्म है, एक के वैल्यू को बढ़ाना है तो दूसरे के वैल्यू को घटाना होगा। टोटल एनर्जी में हमारा पोटेंशियल एनर्जी है प्लस काइनेटिक एनर्जी है। अब हमको इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो इसका मिनिमम वैल्यू ही लेना पड़ेगा ना यार। और इसका मिनिमम वैल्यू फंक्शन को देख के, या तो अगर नहीं समझ आ रहा तो उसको मैक्सिमम मिनिमम लगा सकते हैं, लेकिन देख के ही हमको समझ में आ जाता है। इसी तरह का जनरली फंक्शन दिया जाता है, जिसको देख के हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, अब यहाँ पर हमको डायरेक्टली नहीं दिख रहा, तो हम चाहेंगे तो इसको एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो ये भी कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। और नहीं तो हमने यहाँ पर भी नेट फोर्स निकाल लिया और नेट फोर्स x इक्वल टू 2 पर 0 हो रहा है, तो यहीं पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। इसमें भी वेलोसिटी निकाली जा सकती है, काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू निकाला जा सकता है। यहाँ से रिलीज किया गया है, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाल दी है, और इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी ये मिनिमम है, दोनों का डिफरेंस जो होगा वही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा। तो ऐसे क्वेश्चन का कोई अंत नहीं है, और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं। इसको जहां मिल जाए उसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है, तो कहीं इंटीग्रेशन का जरूरत नहीं, वी डोंट नीड इंटीग्रेशन। इसको सर मैंने पोटेंशियल एनर्जी सेम मेथड से निकाला था काइनेटिक एनर्जी, पर मुझे लगा था कि मास दिया नहीं है इसलिए वो एक्सेलरेशन नहीं से निकालना पड़ेगा। नहीं, तो एक्चुअली क्या है कि हमको तो टोटल एनर्जी कंजर्व करना है ना, यही बात है कि हमको टोटल एनर्जी को कांस्टेंट रखना है। सिस्टम जो है अगर हमको दिया भी नहीं गया है कोई डिसिपेटिव फोर्सेस या ऐसा भी, तब भी पोटेंशियल एनर्जी के इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें टोटल एनर्जी को कांस्टेंट रखना है। अब एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर, and this is a bit weird, if potential energy is a function of x, y, z, multiple variable basically, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मल्टीपल वेरिएबल आ गए, पहले हमने u को सिर्फ x का फंक्शन बोला था। मान लो बॉडी प्लेन में मूव कर रहा है तो x और y दोनों का फंक्शन हो सकता है। अगर बॉडी 3 डायमेंशन में मूव कर रहा है तो x, y, z तीनों का फंक्शन हो सकता है। अब क्या करें? तो जब भी पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन अगर मल्टीपल वेरिएबल का हुआ तो कंजर्वेटिव फोर्स निकालना, इसके लिए हम लोग को अप्रोच तो वही है, लेकिन एब्सोल्यूट डिफरेंशियल की जगह पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है ये पहले बताया जा चुका है कंजर्वेटिव फोर्स के एक्सप्लेनेशन में। जो भी फंक्शन होगा उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। इस माइनस को कभी इग्नोर करने की जरूरत नहीं है, ये हर बार आ रहा है, मैं बार बार इस पर फोकस करता हूँ। और u जो है वो एक सिंगल टर्म फंक्शन हो सकता है, 2 टर्म का फंक्शन हो सकता है, 3 टर्म का फंक्शन हो सकता है। जितना टर्म होगा ये u के बदले उतना टर्म डालना है। मैंने देखा है यहाँ पर बच्चे, अगर जैसे u का वैल्यू दे दिया गया एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड क्यू वाई स्क्वायर, ऐसा, तो सिर्फ एक ही टर्म को पकड़ते हैं यहाँ पर, या फिर एक टर्म को यहाँ पकड़ते हैं। अगर 3 टर्म दे देगा तो एक एक टर्म तीनों में पकड़ेंगे, ऐसा नहीं है। ये पूरा फंक्शन हमारा u है, और यहाँ पर ये पूरे फंक्शन को डालना होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी पूरे फंक्शन को डालना है और यहाँ पर भी पूरे फंक्शन को डालना है। और इसको पार्शियली कैसे डिफरेंशिएट करना है ये हमने आपको बताया था। x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सिर्फ x को वेरिएबल मानेंगे। जैसे एक एग्जांपल के लिए dy dx ऑफ, और डेल बाई डेल एक्स, सॉरी, डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड क्यू वाई स्क्वायर, अगर ये दिया गया है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे? y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, एक्स स्क्वायर का 2x होता है 2xy प्लस, इसमें तो x है ही नहीं, तो जब x नहीं है तो पूरा पूरा कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल होता है 0, ये हो जाएगा 2xy ओनली। सिमिलरली बाकी के भी डिफरेंशिएशन किए जा सकते हैं। अगर हमसे पूछा जाए डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड स्क्वायर जेड क्यू वाई स्क्वायर, सॉरी, तो दोनों में y है, इसमें y को डिफरेंशिएट, इसमें हो जाएगा सिंपली एक्स स्क्वायर, इसमें 2y जेड क्यू, और थर्ड वाले में करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म फिर से 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें z का टर्म है ही नहीं, इसमें है तो 3z स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो पॉइंट ये है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज डिफरेंट, नॉट डिफिकल्ट। ये हमारा एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड क्यू वाई स्क्वायर अगर ऐसा दिया गया है तो पहले टर्म में z नहीं है, मतलब पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है, और दूसरे में 3z स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इन तीनों को
इन सब के बदले सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आई लगाएंगे, जे लगाएंगे, के लगाएंगे, तो फोर्स एक वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड फोर्स एट एक एट इस तरह से कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, लाइक 1, -1, 2। बेसिकली x की जगह हमको -1 डालना है, y की जगह -1 डालना है, z की जगह 2 डालना है। जो भी एक्सप्रेशन हमारा फोर्स का आएगा उसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो फाइनली f एक वैल्यू आ जाएगा। तो अगर मल्टीपल वेरिएबल का क्वेश्चन कभी आ जाए, एक आध क्वेश्चन कभी कहीं डाल देते हैं, तब हमको ये अप्रोच लेनी है। और सिंगल वेरिएबल का आ जाए तब तो हम लोग ने कब से वही बात डिस्कस करी है। ये हुआ हमारा पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स के बीच का रिलेशन। इसमें थोड़ी और बातें हैं समझने को। कभी कभी हमको पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन दिया जाता है और उसमें हमको कमेंट करने के लिए पूछा जाता है, तो उसको समझने से पहले 3 तरह का इक्विलिब्रियम भी जानना जरूरी है। इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी, कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में अगर होगा तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होता है। यही है मतलब इक्विलिब्रियम का, और कुछ नहीं। वैसे ये इक्विलिब्रियम भी ब्रॉडली 2 तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक होता है ट्रांसलेशनल, एक होता है रोटेशनल। चूंकि हमने रोटेशन अभी पढ़ाया नहीं है, इसलिए अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, मोर प्रिसाइज। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम जनरली उसको इक्विलिब्रियम बोल दिया जाता है, लेकिन अगर प्रिसाइज होकर बात करें तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और इसके लिए कंडीशन यही है कि नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ये हमने न्यूटन्स लॉज में ही ये बात आपको बता दी थी। लेकिन ये इक्विलिब्रियम में भी वैरायटी है। इसमें 3 तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग स्टेबल, एक को बोलते हैं अनस्टेबल, और एक को बोलते हैं न्यूट्रल। और ये सारे इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, इन सबको हमको पहचानना होता है ग्राफ वाले क्वेश्चंस में, डायग्राम वाले क्वेश्चन में। तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा अपने पास एक्टिविटी है जो हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास एक बोल है, एक बार ऐसा रखा गया है, एक बार ऐसा रखा गया है, और एक बार एक प्लेन सरफेस लाइक दिस। एक छोटा सा मार्बल है जिसको हमने यहां पर ऐसे रखा है, यहां पर ऐसे रखा है, और यहां पर ऐसे रखा। सबसे पहले हमसे ये पूछा गया है क्या हमारा मार्बल पर नेट फोर्स लग रहा है इन तीनों सिचुएशंस में। तो हम देखेंगे इसके ऊपर भी mg और नॉर्मल बैलेंस हो रहा है, इसके ऊपर भी mg और नॉर्मल बैलेंस हो रहा है, और यहां पर भी mg और नॉर्मल बैलेंस हो रहा है। तो नेट फोर्स तो तीनों में 0 है। तो तीनों इक्विलिब्रियम पोजीशंस के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन इसमें से स्टेबल कौन सा है, अनस्टेबल कौन सा है, और न्यूट्रल कौन सा है, ये हमको डिसाइड करना है। तो स्टेबल का मतलब ये होता है अगर इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया जाए, थोड़ा सा लेफ्ट या राइट, जिसकी टेंडेंसी वापस से इसी पोजीशन पर आने की हो। क्योंकि पहले वाले सिचुएशन में हमको ऐसा दिख रहा है, दूसरे वाले में अगर या तो इधर या फिर इधर स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे तो ये सीधे सीधे नीचे आ जाएगा, ये वहां नहीं रुकेगा। पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन में ही चेंज है। इसमें बिल्कुल वो टेंडेंसी नहीं है कि वापस अपने पोजीशन पर आ सके। इसको बोलते हैं अनस्टेबल। और तीसरा, इसको चाहे लेफ्ट में डिस्प्लेस कर दिया जाए या राइट में डिस्प्लेस कर दिया जाए, कहीं भी लाके छोड़ देंगे ये वही रह जाएगा, इसमें कोई टेंडेंसी डेवलप नहीं होगी। क्योंकि mg और नॉर्मल तब भी वैसे ही लग रहे होंगे जैसे पहले लग रहे थे। अगर यहाँ लाके छोड़ा गया तब भी ये वापस आने की टेंडेंसी नहीं होगी, इधर लाके छोड़ते वापस जाने की टेंडेंसी नहीं होगी, नो टेंडेंसी। इसको बोलते हैं न्यूट्रल। तो ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन का सिचुएशन है।
ये हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन का कंडीशन है और ये हमारा न्यूट्रल। इसमें पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम वैल्यू होता है, यू मिनिमम होता है, इसमें यू मैक्सिमम होता है। इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात है, बॉडी लोअर मोस्ट पोजिशन पर है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन मिनिमम है। ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। और यहाँ पर लेफ्ट और राइट के रेस्पेक्ट में बात की जाए तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज ही नहीं हो रहा। इसके लेफ्ट लेके गए राइट लेके गए तो सेम ही रह रहा है। पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट जब हो तो हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बनता है। तो ये तो बात होगी डायग्राम को देख के, लेकिन अगर हमको फंक्शन दे दिया जाए, अगर हमको ग्राफ दे दिया जाए तो इस बात को कैसे समझेंगे कि कौन सा पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो ये हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत ज्यादा समझ आ रहा है उनके लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम में जब भी बॉडी होगा और उसको डिस्प्लेस करेंगे तो बॉडी विल ऑसिलेट। अबाउट इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसमें ऑसिलेशन वाली बात आती है स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में। इसको लेफ्ट डिस्प्लेस किया तो वापस आ जाएगा, इधर डिस्प्लेस किया वापस, ऐसे 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 घूमता रहेगा। लेकिन अनस्टेबल में ये पूरा का पूरा चेंज हो जाता है, इसमें ऑसिलेशन नहीं होता और इसमें तो कोई टेंडेंसी नहीं। तो ये बाद में भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट की तरह काम करने वाला है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के इर्द गिर्द बॉडी ऑसिलेट करता है। जितना भी हम ऑसिलेशन का बात बता रहे हैं ये हम थोड़ा थोड़ा तुम लोग के दिमाग में सेकेंड लास्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि वो भी फिर से ये सारी चीजें रिक्वायर करेगा और तब तक बहुत सारे बच्चे सब कुछ भूल भी जाते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर याद रहा तो काम होएगा। तो बॉडी विल ऑसिलेट अबाउट इक्विलिब्रियम पोजीशन। स्टेबल इक्विलिब्रियम बॉडी की टेंडेंसी वापस उसी जगह पर आने की होती है। अब अगर ये बात फंक्शन से समझाने की बात हो, मान लो हमको पोटेंशियल जी का फंक्शन दे दिया गया, लेट्स से यू एफ एक्स। अब कौन सा हमारा ये कैसे पता करेंगे कि इसके लिए अब एक फंक्शन जैसे खतरनाक सा दे दिया गया है, ऐसा जैसे पहले हमने दो फंक्शन दिया गया, क्वाड्रेटिक फंक्शन हो सकता है, मल्टीपल एक्स का क्यूब भी हो सकता है, कुछ भी फंक्शन तो खैर कुछ भी हो सकता है। तो कैसे पता करेंगे कि इक्विलिब्रियम पोजीशंस हैं कौन। तो सबसे पहले जैसे ही हमको u दिया गया तुरंत हम क्या करेंगे, f इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, ये कर लेंगे और इसको इक्वेट कर देंगे जीरो के लिए फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन। हमने ऑलरेडी ये काम कर किया है अभी। इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए f निकालेंगे और उसको जीरो से इक्वेट कर देंगे। अब यहाँ पर x के कुछ मल्टीपल वैल्यूज आ सकते हैं, ये सारी इक्विलिब्रियम पोजीशंस है। जैसे मान लो x1 आ गया, x2 आ गया, x3 आ गया, x4 आ गया। वैसे तो हमने जो जो फंक्शन अभी लिए थे उसमें x का सिंगल वैल्यू आया था, लेकिन मल्टीपल वैल्यूज भी आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसमें कौन सा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है, कौन सा न्यूट्रल है, ये चेक करने के लिए हमको मैक्सिमम मिनिमा यूज करना पड़ेगा यू पर। यूज मैक्सिमम मिनिमा। और x1 x2 x3 x4 पर हमको चेक करना पड़ेगा, यानी डबल डिफरेंशिएट करेंगे इसको, u डबल डैश, और उसमें x1 डालेंगे, x2 डालेंगे। अगर ये लेस देन जीरो हो गया मतलब ये कंडीशन फॉर मैक्सिमा सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब x1 अनस्टेबल पोजीशन है। अगर u डबल डैश लेट से x2 ग्रेटर देन जीरो हो गया
ये कंडीशन फॉर मिनिमा सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब x2 स्टेबल हो गया। अगर u डबल डैश x3 फॉर एग्जांपल 0 हो गया तो ये हमारा न्यूट्रल कांस्टेंट हो गया, इसको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का कंडीशन एक तरीके से हो गया। इस तरीके से हम सारे पॉइंट्स को चेक कर सकते हैं कि कौन सा हमारा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है। हमको उसमें बॉडी को डिस्प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर फंक्शन देख के हमसे पूछा जा रहा है तो हम ये कर सकते हैं। यहां तक बात समझ आ रही है? अब लास्ट पॉइंट कि अगर हमको ग्राफ दे दिया जाए, इफ वी आर प्रोवाइडेड विथ ग्राफ। ग्राफ में भी दो पॉइंट्स हो सकते हैं, दो तरह के ग्राफ जनरली होते हैं। एक होता है u वर्सेस x और एक होता है f वर्सेस x। u वर्सेस x पहले। u वर्सेस x का ग्राफ मॉड्यूल में शायद तुम्हारे दिया गया हो, आई डोंट नो। इस तरह से हमारी एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, इस तरह से हमारा एक x होगा, एंड द ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। इस तरह से ऐसा ग्राफ दिया जा सकता है, और भी वैरायटी का कोई लिमिट नहीं है। और हमसे पूछा जाएगा कि इसमें कहाँ कहाँ स्टेबल और कहाँ कहाँ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के पोजीशंस है। जैसे मैंने कहा था कि du बाई डी एक्स, फोर्स निकालने के लिए du बाई डी एक्स का निकालना पड़ेगा और जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा। और ये du बाई डी एक्स इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ u वर्सेस x ग्राफ। यानी कि जहां जहां स्लोप जीरो होगा और वो पॉइंट्स हैं a, b, c, और यहां पर कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं d। तो बेसिकली इक्विलिब्रियम पोजीशन इन्हीं चारों पॉइंट्स पर होगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन will be at slope is equals to 0। तो स्लोप 0 पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है, ग्राफ में हम ये चीज बहुत पहले कर चुके हैं। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि ये कौन कौन सा इक्विलिब्रियम पोजीशन है। फॉर एग्जांपल ए कौन सा इक्विलिब्रियम है, बी कौन सा इक्विलिब्रियम है, सी कौन सा इक्विलिब्रियम, डी कौन सा इक्विलिब्रियम। ये है तो इक्विलिब्रियम पोजीशंस, लेकिन ये कौन कौन से इक्विलिब्रियम। तो हम किसी एक पॉइंट पर पहुंचेंगे, फॉर एग्जांपल ए मतलब इस पोजीशन ऑफ एक्स, लेट्स से दिस इज एक्स ए। एक्स ए के लेफ्ट में अगर जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, और ए के राइट में जा रहे हैं तब भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। मतलब इसके लेफ्ट और राइट में जाने से पोटेंशियल एनर्जी का बढ़ना अपने आप में इस बात को बताता है कि बॉडी की टेंडेंसी वापस यही आने की है। बॉडी मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है, इसलिए एक के पास अगर बॉडी को लेफ्ट या राइट डिस्प्लेस किया जाए तो बॉडी वापस से एक से पर ही आना चाहेगा। यानी कि ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और ये जो वैली, इसको वैली बोलते हैं, ऐसा इस तरह का जो शेप होता है ना, इसको वैली बोला जाता है। सिमिलरली सी भी हमारा उसी कंडीशन, उसी तरीके से स्टेबल हो जाएगा, ये भी एक वैली है। और ये इसको बोलते हैं हिल, बी पॉइंट। इसके लेफ्ट में ये बी पॉइंट है। अगर इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग बॉडी को लेफ्ट या राइट में लेके जा रहे हैं तो पोटेंशियल जी घट रहा है। घटने का मतलब बॉडी उधर ही जाना चाहेगा, वापस बी पर आना ही नहीं चाहेगा।
इसको बोलेंगे अनस्टेबल। और ये होता है हमारा हिल, पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर। तो जो टॉप पॉइंट होगा वो एक तरीके से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन का बात होगा, और जो वैली होगी वो स्टेबल इक्विलिब्रियम का बात होगा। और डी, जैसा मैंने कहा था, इसके लेफ्ट में राइट में जाने पर कहीं कोई टेंडेंसी नहीं है, ना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो ये हो जाएगा न्यूट्रल। तो ग्राफ का जब भी क्वेश्चन आए तो हम इस तरीके से ग्राफ को रियलाइज कर सकते हैं। लेकिन याद रखना कि ये u वर्सेस x ग्राफ है, और कभी कभी क्वेश्चन में f वर्सेस x ग्राफ भी दिया जाता है। u वर्सेस x ग्राफ में जैसा हमने बताया ऐसे ही सोचना होता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर फोर्स वर्सेस x ग्राफ हो, ये हमारा फोर्स वर्सेस x ग्राफ है, और यहां पर ग्राफ जो है वो या तो दो तरह के ग्राफ हो सकते हैं, या तो ऐसे हो सकता है या तो ऐसे हो सकता है। ये दोनों तरह के ग्राफ में एक साथ ही डिस्कस करूंगा। ये दो ही पॉसिबिलिटीज है, ये फर्स्ट ग्राफ है, ये सेकंड ग्राफ है। इसमें से 3 पॉइंट्स ले सकते हैं हम, एक ये, एक ये और एक ये, ए बी सी। सिमिलरली इसमें भी वही पॉइंट्स हो सकते हैं, पी क्यू आर। आपको ए बी सी और पी क्यू आर इन पर कमेंट करना है कि कौन से पॉइंट्स हैं, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज है। बेसिकली स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, इसी में हमको कमेंट करना है। चलिए बताइए। हाँ बलहार बताइए। सर ए स्टेबल है, ओके, सी अनस्टेबल है, बी इक्विलिब्रियम नहीं है, ए स्टेबल, सी अनस्टेबल, बी इक्विलिब्रियम नहीं है, नॉट इक्विलिब्रियम। और डी अनस्टेबल है। डी है ही नहीं, डी देखा, पॉइंट का। पी 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 अनस्टेबल है, पी अनस्टेबल, क्यू नॉट इक्विलिब्रियम ओके। और आर स्टेबल। कैसे? चलिए दूसरे किसने, हाँ आपने अंडरस्टैंड किया, चलिए बताइए कैसे हो रहा है ये आंसर। सर पॉइंट ए के लिए बता दूं। हम्म। सर पॉइंट ए के अगर पहले और बाद में देखें तो हम लोग नीचे जाएंगे तो पहले फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में थे, फिर जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे वैसे डिस्प्लेसमेंट तो आगे की तरफ है बट फोर्स नेगेटिव लग रही है, तो उसकी वजह से बॉडी ने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आने की कोशिश करेगा, तो इसलिए स्टेबल। गुड। देखिए, ए पॉइंट पर और सी पॉइंट पर ही फोर्स जीरो है, बी पॉइंट पर फोर्स जीरो नहीं है। ये स्लोप की बात नहीं हो रही, ये फोर्स ही है, ये फोर्स वर्सेस ग्राफ है। इसलिए हमको स्लोप इसमें नहीं देखना है, स्लोप हमने u वर्सेस एक्स ग्राफ में देखना है। अगर हमारा फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ दिया हुआ है तो जहां पर ये एक्स एक्सिस को कट करेगा वहीं पर फोर्स जीरो की पोजीशन से, मतलब P एंड R, A एंड C, यही सारे 4 पॉइंट्स हमारे लिए काम के हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से।
इसके अलावा बाकी कहीं पर भी फोर्स जीरो नहीं है, ना बी पर, ना क्यू पर और ना कहीं। अब एक एक करके हम लोग इन पॉइंट्स को चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए, तो ए पर बॉडी नेट फोर्स जीरो है तो डेफिनेटली इक्विलिब्रियम है। अब ए के लेफ्ट में लेके जाते हैं बॉडी को, यानी कि समवेयर हियर। देख रहे हैं यहाँ पर फोर्स का वैल्यू पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ ग्राफ है मतलब पॉजिटिव है, और पॉजिटिव का मतलब राइट डायरेक्शन। अगर हम राइट लेके जाते हैं बॉडी को समवेयर लेट्स से हियर, तो ग्राफ में फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, यानी निगेटिव। निगेटिव का मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन। तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि इस पॉइंट के लेफ्ट में जाने पर बॉडी पर फोर्स राइट की तरफ, और राइट लेके जाने पर बॉडी की तरफ, बॉडी पर फोर्स लेफ्ट की तरफ, ऐसा। और जब भी इस तरह की बात होती है तब उसको हम बोलते हैं स्टेबल। सिमिलरली यही बात हम सी पॉइंट के इर्द गिर्द अगर देखें तो एग्जैक्टली उल्टा बात है। सी के लेफ्ट में लेके जाएंगे तो बॉडी पर फोर्स निगेटिव है, मतलब ये इधर ही चलता चला जाए, और अगर राइट में लेके जाए तो बॉडी पर फोर्स पॉजिटिव है, वो इधर ही चलता चला जाए, वापस नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर टेंडेंसी है वापस आने की, इसलिए इसको स्टेबल और इसको अनस्टेबल, और ये तो खैर इक्विलिब्रियम है ही नहीं, तो इसको तो कोई जिक्र ही नहीं करना चाहिए था कायदे से। लेकिन बहुत बार बच्चे इस बी में फंस जाते हैं क्योंकि उनको पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन में स्लोप जीरो बताया जाता है और वो फोर्स वाले डायग्राम में भी वही चीज इंप्लीमेंट कर देते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन देना पड़ा। बी हमारे लिए कंसर्न का पॉइंट है ही नहीं। अब इस बात को जो हमने कहा है, इसको अगर मान लो किसी को नहीं समझ आ रहा या फिर इतना झंझट नहीं पालना चाहता, तो सीधे सीधे जहां पर भी स्लोप, पहले तो एक्स एक्सिस को टच करने वाले पॉइंट्स इक्विलिब्रियम है, जहां पर स्लोप नेगेटिव है वो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और जहां जहां स्लोप पॉजिटिव है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये देख सकते हैं हम लोग, सी पॉइंट पर यू कैन सी द स्लोप इज लेस देन 90 डिग्री एंगल, और यहाँ पर ए पर स्लोप जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल। तो फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ में या तो हम इस प्रोसेस से जा सकते हैं पॉइंट को एक्सप्लेन करके, नहीं तो पी पर भी देखेंगे, पी पर भी हमारा जो स्लोप है वो लेस देन 90 डिग्री एंगल बना रहा है, मतलब अनस्टेबल का कंडीशन है, और आर पर ग्रेटर देन 90 डिग्री का कंडीशन बना है, मतलब स्टेबल। तो ये बात भी अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारा काम इजीली हो जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये सब जितने भी डिस्कशंस थे वो आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब एक डिस्कशन पावर का है जो हम लोग अगले क्लास में कल करके, और वर्क एनर्जी वाले चैप्टर को तो कंप्लीट कर ही देंगे। इसमें कोलिजन जो है एक्चुअली वो एक अलग ही टॉपिक है, अलग चैप्टर एक तरीके से कहो, बट इसी में दे दिया गया, कोई बात नहीं। तो कमिंग वेंसडे आप लोग का अगर ऑफलाइन टेस्ट होता है, और होगा ही, उसमें वर्क एनर्जी पावर अपार्ट फ्रॉम कोलिजन, कोलिजन हम नहीं देंगे क्योंकि कोलिजन तब तक कंप्लीट नहीं हो पाएगा, थोड़ा रह जाएगा, लेकिन वर्क एनर्जी पावर पर आपका एक टेस्ट होगा, ये एक ध्यान रखिए। वर्क एनर्जी पावर पर हमने ऑलरेडी क्वेश्चंस शेयर किए हैं, अगर वो कंप्लीट हो गए हैं। लीप जो है वो शायद तुम लोग का डाउनलोड नहीं हो रहा होगा क्योंकि डाउनलोड वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया था हमने। तुम लोग उसको जब भी सॉल्व करना हो तो उसको ऑनलाइन ओपन करके ही सॉल्व करना, डाउनलोड करने का उसका ऑप्शन हमने शायद सेलेक्ट नहीं किया था शेयर करने टाइम। लीप है, क्वेश्चन बैंक है, मॉड्यूल्स हैं आपके, आप उससे सॉल्व कीजिए।
कल हमारा डिस्कशन पावर पर होगा, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लिमिटेड क्वेश्चन पावर के हैं, अगर हम उनको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो भी हमारा पावर कंप्लीट हो जाएगा। तो कल पावर कंप्लीट अगर हो गया तो कल ही कोलिजन स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो फिर मंडे से स्टार्ट होगा। मंडे और ट्यूसडे में मैक्सिमम कोलिजन बहुत ज्यादा नहीं है आप लोग का, थोड़ा ही है। कोलिजन सेंटर ऑफ मास ये हम एक साथ लेंगे और रोटेशन उसके बाद लेंगे, ऐसा, क्योंकि ये दोनों सेंटर ऑफ मास कोलिजन ये एक साथ ही टॉपिक है और रोटेशन अलग टॉपिक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।